थोड़ा सा चैप्टर हमारा बच गया है, सो विल ट्राई टू फिनिश इट ऑफ। तो हमारा सोशियोलॉजी का कोरोना काल वाला सिलेबस ख़त्म हो जाएगा फिर, ठीक है। तो आज हमें जो टॉपिक जहाँ से करना है, पेज नंबर 148 पे पेजेंट मूवमेंट्स है, पेजेंट मूवमेंट्स वहाँ से शुरू करना है, ठीक है। पेजेंट मूवमेंट्स क्या है, और छोटे छोटे टॉपिक्स ही हैं, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हैं, ठीक है। तो ये एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि क्या है। या तो ये पहला इंपॉर्टेंट बात क्लास बेस्ड मूवमेंट्स रहा है, क्योंकि हम सोशल मूवमेंट्स पढ़ रहे हैं, तो बहुत तरीके के सोशल मूवमेंट्स रहे थे। तो जैसे अभी हमने पीछे सोशल चेंज के बारे में भी पढ़ा, मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा, अभी जस्ट हम लोग एक इकोलॉजिकल मूवमेंट्स पढ़ते हुए आए हैं। चिपको मूवमेंट का जो एग्जाम्पल था वो हमने अभी जस्ट ख़त्म ही किया था पिछली क्लास में। तो क्लास बेस्ड मूवमेंट्स के अंदर पेजेंट मूवमेंट्स था। पेजेंट मूवमेंट्स या फिर इन्होंने बोला एग्रेरियन स्ट्रगल्स है, कहते थे ये पुराने टाइम से, कॉलोनियल प्री कॉलोनियल डेज से हमारे सामने थे। ये मूवमेंट जो है 1858 से लेकर 1914 के अंदर तक रहा था, जो कि लोकल लेवल पे था। यूनाइटेड एफर्ट्स नहीं होते थे इनके, एंड स्पेसिफिक कुछ ग्रीवेंसेस थे, उसके लिए ये लोग जो है लड़ रहे होते थे। एंड वेल नोन इसमें इन्होंने बताया बंगाल रिवॉल्ट हुआ था 1859-62 में इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम को के अंदर, डेक्कन राइट्स हुए थे 1857 में मनी लेंडर्स के अंडर। एंड ये जो इश्यूज थे महात्मा गांधी के लीडरशिप के अंदर भी जो है ये चल रहे थे, ठीक है। तो और इसको जो है थोड़ा सा इंडिपेंडेंस मूवमेंट के साथ भी कनेक्ट कर दिया गया था कि चलो ठीक है, मतलब पैरेलली स्ट्रगल एक चलता रहा। तो फॉर एग्जांपल बारडोली सत्याग्रह हुआ, नॉन टैक्स कैंपेन था, नेशन वाइड नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट था, अ कैंपेन फॉर रिफ्यूजल टू पे लैंड रेवेन्यू, एंड चंपारण सत्याग्रह डायरेक्टेड अगेंस्ट इंडिगो प्लांटेशंस। तो ये 1-1 मार्कर आ सकता है, ऑल्दो बोर्ड्स में कभी नहीं आया, पर जैसे 1 मार्कर का लिस्ट बनाया तो उसमें ये कवर हो सकता है, तो ये मार्क कर लीजिए आप। एंड 1920s में इन्होंने बोला प्रोटेस्ट मूवमेंट जो है फॉरेस्ट पॉलिसीज और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट और लोकल रूलर्स के अगेंस्ट भी शुरू हो चुका था। इम्पॉर्टेंटली सेकेंड चैप्टर में जो सेकेंड टॉपिक जो है, जो पैराग्राफ है, इसमें से क्वेश्चन आपको काफ़ी बार आए हुए हैं। तो कहते हैं 1920 और 1940 में पेजेंट ऑर्गेनाइजेशंस आए। ये पहली ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि फाउंड करी गई थी, पहली ऑर्गेनाइजेशन बिहार प्रोविंशियल किसान सभा 1929 में, मार्क कर लेना। 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा। पेजेंट ने ऑर्गेनाइज किया सभाज, डिमांडेड फ्रीडम फ्रॉम इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन फॉर पेजेंट्स, वर्कर्स एंड ऑल अदर एक्सप्लॉयटेड क्लासेस। तो मतलब जो उनके जो है डायमेंशन में जो भी प्रॉब्लम थी उसको इन्होंने यहाँ पे नोट किया था, और ये कह रहे थे कि जो हमारी जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको ठीक किया जाए, जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है। एंड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे पास 2 क्लासिकल केसेस आते हैं पेजेंट मूवमेंट्स के, एक तो तेभागा मूवमेंट था और एक तेलंगाना मूवमेंट था, जो कि इन्होंने यहाँ पे बताया, ठीक है। तो ये आप मार्क कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तेभागा तेलंगाना मूवमेंट पेजेंट मूवमेंट्स का एग्जाम्पल बहुत बार पूछते हैं, इसमें आगे इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तेभागा मूवमेंट जो है स्ट्रगल था शेयर क्रॉपर्स का बंगाल में इन नॉर्थ बिहार फॉर 2/3 शेयर ऑफ द प्रोड्यूस इंस्टेड ऑफ द कस्टमरी हाफ। तो ये कहते थे कि 2/3 शेयर उनको जो है जिस तरीके से डिमांड करा पहले मिलता था, अब ये बोलते थे कि हाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देना है। तो ये शेयर क्रॉपर्स का स्ट्रगल था। तो इसमें एक सेकेंड, ठीक है। फिर उन्होंने बोला किसान सभा था, जो इसका सपोर्ट जो है किसान सभा इसको ज़्यादा सपोर्ट करती थी, NCPI। सेकंड जो तेलंगाना मूवमेंट था ये फ्यूडल कंडीशंस को लेकर था इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद एंड वाज लेड बाय द CPI, क्योंकि तेलंगाना हैदराबाद से ही कट के बना हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा, तो ये वहीं का डिस्क्रिप्शन इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। तो ये 2 मार्कर में बहुत बार आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन कि 2 क्लासिकल केसेस ऑफ पेजेंट मूवमेंट्स आप बताओ, तेभागा और तेलंगाना, और इसका स्ट्रगल जो था वो भी आपको लिखना होता है, ठीक है जी। पेज नंबर 148 पे है मान्या, सेकंड पैराग्राफ, अभी जस्ट ख़त्म किया है। उसके बाद इन्होंने बोला कुछ ऐसे इश्यूज थे जिसकी वजह से कॉलोनियल टाइम पे जो है काफ़ी ज़्यादा डोमिनेशन रहा था, और इंडिपेंडेंस के बाद ये चेंज भी हो गया। फॉर लैंड रिफॉर्म्स, ज़मींदारी एबोलिशन, डिक्लाइनिंग इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड रेवेन्यू, पब्लिक क्रेडिट सिस्टम बिगैन टू अल्टर रूरल एरियाज। पीरियड आफ्टर 1947 वर कैरेक्टराइज्ड बाय 2 मेजर सोशल मूवमेंट्स, द नक्सलाइट स्ट्रगल एंड द न्यू फार्मर्स मूवमेंट। द नक्सलाइट मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम द रीजन ऑफ नक्सलबाड़ी इन बंगाल। तो इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नहीं दिया है, बट आपको पॉल साइंस में ज़रूर पढ़ने को मिलता है क्या हुआ था वहाँ पे। हमें यहाँ पे सिर्फ न्यू फार्मर्स मूवमेंट के बारे में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो पेजेंट मूवमेंट ओवरऑल जो क्वेश्चन है जितना अभी मैंने पढ़ा, ये तीनों पैराग्राफ्स के आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर होते हैं।
ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में, तो इसके ऊपर आप ये ध्यान दीजिएगा। तो इसमें शुरू में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, सेकंड में इन्होंने अगर मेजरली आप उठा के देख लोगे कि कब इस्टेब्लिश हुआ पहला, और तेलंगाना और तेभागा के बारे में लिख दोगे, और कुछ इश्यूज जो आज तक चले आ रहे थे उस टाइम पे, ठीक है, तो उसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है। एंड क्योंकि इसमें नक्सलबाड़ी और जो है न्यू फार्मर्स मूवमेंट के बारे में बताया, नक्सलबाड़ी हम लोग नहीं पढ़ते हैं। न्यू फार्मर मूवमेंट आप देखो 149 पेज पे एक ही पैराग्राफ आपको बढ़ा दिया हुआ है, द सो कॉल्ड न्यू फार्मर मूवमेंट्स लिखा हुआ है यहाँ पे। ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये पूरा पैराग्राफ इसका आंसर है, ये पूरा पैराग्राफ इसका आंसर है। न्यू फार्मर मूवमेंट तो डिस्कस करके आ जाता है, ये डिस्क्राइब करके आ जाता है न्यू फार्मर मूवमेंट, उसके बारे में बताया। तो ये कहते हैं ये जो न्यू फार्मर मूवमेंट है 1970s पंजाब और तमिलनाडु में शुरू हुआ। मूवमेंट रीजनली ऑर्गेनाइज था, नॉन पार्टी बेस्ड मूवमेंट था, और इसमें से फार्मर्स नहीं थे, पेजेंट्स थे, जो कि फार्मर्स आर सेट टू बी मार्केट इन्वॉल्व, बोथ कमोडिटी प्रोड्यूसर एंड परचेजर होते हैं। एंड द बेसिक आइडियोलॉजी ऑफ द मूवमेंट वाज स्ट्रांगली एंटी स्टेट एंड एंटी अर्बन। ज़्यादातर पेजेंट्स वही होते थे जो अपने लिए प्रोड्यूस कर रहे होते थे। यहाँ पे जो आइडियोलॉजी चल रही थी वो ये था कि एंटी स्टेट को लेकर थे, एंटी अर्बन को लेकर थे। फोकस ऑफ डिमांड वर प्राइस एंड रिलेटेड इशूज। तो इनकी डिमांड क्या आई यहाँ पे, प्राइस प्रोक्योरमेंट, रेम्यूनरेटिव प्राइसेस, प्राइसेस फॉर एग्रीकल्चर इनपुट, टैक्सेशन, नॉन रीपेमेंट ऑफ लोन्स, इन सब चीज़ों के लिए लड़ रहे थे कि जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाए और भी कुछ चीज़ें करी जाए, गारंटीड जो है हमारे स्टॉक को खरीदा जाए, इस तरीके से। इसमें नए नए तरीके एजुटेशन के यूज़ किए गए, सड़कें जो है ब्लॉक कर देते थे, रेलवेज़ ब्लॉक कर देते थे, पॉलिटिशियंस को मना कर देते कि हमारे गांव में ना आए, ब्यूरोक्रेट्स को मना कर देते थे। एंड इट हैज़ बीन आर्ग्यूड दैट फार्मर्स मूवमेंट हैव ब्रॉडन देयर एजेंडा एंड आइडियोलॉजी एंड इंक्लूड एनवायरमेंट एंड वुमेन इशूज, देयरफॉर दे कैन बी सीन एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड न्यू सोशल मूवमेंट। क्योंकि इसमें जो है नए नए डायमेंशंस कवर हो रहे थे, ठीक है, तो फार्मर का भी था, विमेन इशूज़ भी थे, सब चीज़ें कवर हो रही थी, इसलिए इसको जो है न्यू सोशल मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये आपका न्यू फार्मर्स मूवमेंट है, और न्यू सोशल मूवमेंट क्यों है वो भी इन्होंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है जी। तो ये पोर्शन हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। तो 2 ही क्वेश्चन यहाँ से मेजरली कवर होते हैं, एक तो प्रेजेंट मूवमेंट का सेकंड पैराग्राफ में डिस्कस द क्लासिकल मूवमेंट्स, प्रेजेंट तेभागा तेलंगाना, और यहाँ से जो है न्यू फार्मर मूवमेंट, और सॉरी एक और जो प्रेजेंट मूवमेंट पूरा लिखने को आता है, तो ये पेज का जो ये वाला पेज था, ठीक है, इसमें से प्रेजेंट मूवमेंट आपको लिखना होगा ये। अब बात आती है वर्कर्स मूवमेंट की। तो वर्कर्स मूवमेंट भी काफ़ी तरीके के रहे। इसमें आप देखोगे आपको बड़ा डिफरेंस स्ट्रगल देखने को मिलेगा। जैसे ऑब्वियसली पहले क्या होता था, काम जब लोग कर रहे होते थे तो छुट्टियां हमें नहीं मिलती थी, लॉन्गिंग वर्किंग आवर्स होते थे, प्रोटेस्ट किया गया, संडे वनडे की छुट्टी मिलनी शुरू हो गई, जस्ट बिकॉज ऑफ ये पॉसिबल हो पाया। आप यहाँ से 4th पैराग्राफ ऑनवर्ड्स देखोगे, मार्क कर लो, 4th पैराग्राफ ऑनवर्ड्स आपको सारी चीज़ें लिखनी है। AITUC का डिस्क्रिप्शन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, उसका डिस्क्रिप्शन है। इसका क्वेश्चन आपको काफ़ी बार पूछा हुआ है इसमें से, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। AITUC का क्या था, क्या स्ट्रगल किया, क्या रोल था, वो बताया हुआ है। ब्रिटिशर्स ने कैसे गिव अप कर दिया था, तो वो सब चीज़ें। पहले मैं इंट्रो पढ़ देता हूँ, वर्कर्स मूवमेंट क्या है। तो कहते हैं फैक्ट्री प्रोडक्शन तो 1860s में शुरू हो गई थी। स्पेसिफिक कैरेक्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन का हमें पता है। जनरल जो है पैटर्न जो कॉलोनियल रिजीम के अंडर था वो यही था कि रॉ मटेरियल इंडिया से खरीदा जाए, यूनाइटेड किंगडम में उसको प्रोड्यूस किया जाए, यहाँ पे उसको महंगे दामों पे बेचा जाए। और ये फैक्ट्रीज़ कहाँ पे इस्टेब्लिश थी, कोलकाता में, बॉम्बे में, लेटर जो है चेन्नई में भी हुआ। टी प्लांटेशन इंडस्ट्री 1839 में इस्टेब्लिश हो गई थी। ये इस बुक के फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, पूरा टी प्लांटेशन इंडस्ट्री क्या था। और कलोनलिज्म के शुरुआती दौर में ये कहते थे कि लेबर बहुत सस्ती थी। कलोनियल गवर्नमेंट ने कभी भी वेजेस और वर्किंग कंडीशन को रेगुलेट करने की कोशिश नहीं करी गई। और इसमें बेसिकली यही था कि इंडेंचर लेबर का कॉन्सेप्ट होता था कि ज़बरदस्ती उठा के लेबरों को अपनी जगहों पे ले जाके वो काम कराया करते थे, ठीक है। एंड अब लेटर ऑन क्या हुआ कि ट्रेड यूनियंस बनी, वर्कर्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। हालांकि ये प्रोटेस्ट जो था ये देवर मोर स्पॉन्टेनियस दैन सस्टेन, और हमें पता है सस्टेन्ड एजिटेशन होता है तो हम उसको मूवमेंट छेड़ सकते हैं, स्पॉन्टेनियस को हम लोग नहीं बोलते, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द असेंशियल फीचर्स ऑफ सोशल मूवमेंट, ठीक है। तो कुछ नेशनलिस्ट लीडर थे, उन्होंने बोला कि दे ऑल्सो ड्रू इन द वर्कर्स इनटू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। उन्होंने उठा के बोला कि चलो एंटी कॉलोनलाइज करते हैं, सेंटिमेंट जगा दिए गए। और इससे बेसिकली क्या हुआ, फ़ायदा तो कोई नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ था। बट ये भी देखा गया कि साथ के साथ हमारी इंडस्ट्रीज़ वगैरह भी एक्सपैंड हुई। गरीबों की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, फूड शॉर्टेज हो गया था, प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। टेक्सटाइल, बॉम्बे टेक्सटाइल्स जो मिल्स थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्राइक हुई,
कहते हैं सितंबर अक्टूबर 1970 में 30 रिकॉर्डेड स्ट्राइक थी। जूट वर्कर्स जो कलकत्ता में थे उन्होंने काम रोक दिया। मद्रास वर्कर्स थे बकिंगम और कर्नाटक मिल्स के, उन्होंने बोला कि हमें वेजेस बढ़ा के दो। टेक्सटाइल वर्कर्स थे अहमदाबाद, उन्होंने बोल दिया कि हमें वेजेस इंक्रीज़ करनी है 50%। ये एग्जाम्पल है, आप इसको सिर्फ मार्क कर सकते हो कि क्या क्या डिमांड आ रही थी। हमें जो है कुछ और डिफरेंटली करना है इसमें, क्योंकि मेजर क्वेश्चन बोर्ड्स में वही आता है। तो सबसे पहले इन्होंने ये 4th पैराग्राफ से ही AITUC का मूवमेंट है। फर्स्ट ट्रेड यूनियन स्टैब्लिश करी गई थी अप्रैल 1918 में इन मद्रास बाय BP वाडिया, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, 1 मार्कर है। सोशल वर्कर थे, मेंबर थे थियोसॉफिकल सोसाइटी के। ड्यूरिंग द सेम ईयर महात्मा गांधी ने फाउंड किया टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। 1920 में AITUC बना, जो कि बॉम्बे में बना था, कांग्रेस के अंडर था। AITUC ब्रॉड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थी बिकॉज इसकी डाइवर्स आइडियोलॉजी थी। टेकिंग इट बैक टू पॉल साइंस का जो सेकंड चैप्टर था, तो उसमें मैंने बताया था सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोएलिशन कांग्रेस का रहता था। तो हम ये बोल सकते हैं AITUC की मेंबरशिप के अंदर भी और जो ये जो ट्रेड यूनियन बनी उसमें भी आइडियोलॉजिकल कोएलिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो मेन जो आइडियोलॉजिकल ग्रुप थे देवर कम्युनिस्ट, इसमें ऐसे डांगे, MN रॉय और मॉडरेट्स थे M जोशी, VV गिरी एंड द नेशनलिस्ट विद इन्वॉल्व पीपल लाइक लाला लाजपत राय एंड जवाहरलाल नेहरू। AITUC के फॉर्मेशन के बाद कॉलोनियल गवर्नमेंट ज़्यादा कॉशियस हो गई लेबर के साथ डील करने में। ऐसे भी लिखा हुआ क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ AITUC मेड कॉलोनियल गवर्नमेंट मोर कॉशियस इन डीलिंग विद लेबर। 2 मार्कर का क्वेश्चन आता है, वैसे ये पूरा 4 मार्कर का क्वेश्चन आता है AITUC का। और यही पैराग्राफ जो अभी हम पढ़ रहे हैं 4th पैराग्राफ ऑनवर्ड इसका आंसर है। 4th, 5th, 6th भी आंसर है इसका, ठीक है, लिख लीजिएगा, प्लस प्लस का साइन लगा के याद रहेगा। तो कहते हैं इट अटेम्प्ट, अब क्या हुआ जब ये चीज़ हुई AITUC बना, तो इसमें बोला वर्कर्स को कंसेशंस मिलना शुरू हुआ, क्योंकि ये थोड़ा सा अंडररेस्ट में चल रहे थे। 1922 में गवर्नमेंट ने पास किया 4th फैक्ट्रीज एक्ट, जिसने वर्किंग डे जो है वो 10 घंटे तक कर दिया रिड्यूस होके। तो आप इमेजिन कर सकते हो शायद 12 या 14 घंटे वर्किंग हो सकता था। 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट पास हुआ, जिसने बोला कि आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ट्रेड यूनियन बना सकते हो, नए रेगुलेशंस कर सकते हो। एंड 1920s तक आते आते AITUC के अंदर, क्योंकि ये बड़ा यूनियन था, 200 यूनियंस एफिलेट हो गई और इसका मेंबरशिप लगभग 2.5 लाख तक पहुंच चुका था, 2,50,000। एंड ड्यूरिंग द लास्ट 3 years ऑफ ब्रिटिश रूल द कम्युनिस्ट गेन कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर AITUC। तो AITUC के ऊपर ज़्यादा कम्युनिस्ट का कंट्रोल आया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला कि भैया ये कम्युनिस्ट थोड़ा होता जा रहा है, तो हम नई ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। तो ITUC का नाम चेंज करके INTUC कर दिया गया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का नाम चेंज करके कर दिया इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसको मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मई 1947 में ये हुआ था। स्प्लिट हुआ AITUC में 1947 में। इसमें फर्दर स्प्लिट्स हुए पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, क्योंकि अलग अलग आइडियोलॉजीज के लोग हैं। अपार्ट फ्रॉम द वर्किंग क्लास मूवमेंट बीइंग डिवाइडेड ऑन द लाइंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एट द नेशनल लेवल, रीजनल पार्टीज टू स्टार्टेड टू फॉर्म देयर ओन यूनियंस फ्रॉम द लेट 1960। तो ये एक और बेसिकली क्या था कि एक और इनको नज़रिया मिल गया था कि चलो नहीं, अब पहले पॉलिटिकल पार्टी है, अब यूनियन है, तो हमारे साथ लोग जो है जुड़ कर चलेंगे। तो इस तरीके से भी ये लोग ज़बरदस्ती जो है रीजनल लेवल पर भी यूनियन पार्टीज बनाती रहती। सो फिर फर्दर इन्होंने बोला कि 1960-67 में इकॉनमी में बहुत मेजर रिसेशन था हमारे यहाँ पे, प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, इन्फ्लेशन था। 1974 में मेजर रेलवे स्ट्राइक हो गया था जॉर्ज फर्नांडिस के अंदर, पॉल साइंस में आपको पढ़ने को मिलता है, तो देयर इज अ कनेक्शन, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। कॉन्फ्रंटेशन हुआ स्टेट और ट्रेड के बीच में जब इमरजेंसी लगी 75 और 77 में। इससे सारी ट्रेड यूनियन की एक्टिविटीज़ को ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि सरकार ने अलाउ ही नहीं किया हुआ था कि किसी तरीके का कोई भी प्रोटेस्ट या डेमोन्स्ट्रेशन किया जाए, बिकॉज दे वर कंसिडरिंग इट एज एन एंटी डेमोक्रेटिक मूवमेंट, किसी भी तरीके का, इमरजेंसी के टाइम पे सिर्फ। एंड ये भी बहुत छोटा था। तो वर्कर मूवमेंट वाज वेरी मच पार्ट ऑफ द वाइडर स्ट्रगल फॉर सिविल लिबर्टीज़। तो ये सब चीज़ें आज तक चली आ रही हैं, ये पूरा स्ट्रगल जो है इन्होंने यहाँ पे बताया। तो ये AITUC था, कब बना, क्या मेजर इसके वो थे, और जैसे और इसका कैसे नाम जो है चेंज हो गया उसके बारे में बताया। 4 मार्कर का ये क्वेश्चन आता है, या फिर वो जो कॉलोनियल गवर्नमेंट मोर कॉशियस वाला है 2 मार्कर का क्वेश्चन आता है। इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप कर लेते हैं, ठीक है जी। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो छोटे छोटे टॉपिक से मैंने आपको बताया था। कास्ट बेस्ड मूवमेंट्स है, दलित मूवमेंट है, इसमें से इतना कुछ बुरा लिखने को नहीं आता है। दलित मूवमेंट्स हमें पता ही है क्या है, आज तक ये चले आ रहे हैं, कोई इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा है। तो वही सोशल मूवमेंट था, दलितों को लेकर भी अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे थे। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एक्सप्लॉयटेशन इनका बहुत ज़्यादा था। तो आप फर्स्ट पैराग्राफ की 3rd लाइन में देखोगे,
ये ना फीचर्स हैं, तो आप लिख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड पे कहीं पे, फीचर्स ऑफ दलित मूवमेंट क्या था या स्ट्रगल्स ऑफ दलित मूवमेंट क्या था। ठीक है, ये 2244 मार्कर के क्वेश्चन आते हैं और इसमें आपको ज़्यादातर फीचर्स या स्ट्रगल ही लिखना होता है। तो सबसे पहले इन्होंने बोला कि दिस इज फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड में मेजर है, बता रहा हूँ बता रहा हूँ हाँ बता रहा हूँ, फर्स्ट में बता रहा हूँ। फर्स्ट पैराग्राफ की थर्ड लाइन में है, तो इसमें इन्होंने बोला कि जो इनका स्ट्रगल या फिर फीचर है वो ये बोला कि इट वॉज अ स्ट्रगल फॉर रिकग्निशन एज अ फेलो ह्यूमन बीइंग, कि हम भी इंसान हैं, ये छुआछूत वाली अछूत वाली चीज़ें ना करें। इट वॉज अ स्ट्रगल फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंस, फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। इट वॉज अ स्ट्रगल फॉर अबॉलिशमेंट ऑफ स्टिग्माटाइजेशन दैट अनटचेबिलिटी इम्प्लाइड, कि भैया इम्प्लाइड कि इसके सिंपल सी बात है कि स्टिग्मा अटैच हो रखा था कि आप अछूत हो, आपके साथ खाना नहीं खाना, आपके साथ उठना नहीं है, बैठना नहीं है, आपके पास नहीं आना है। एंड इट हैज़ बिन कॉल्ड अ स्ट्रगल टू बी टच्ड। ठीक है, तो हमें दलित ये चाहते थे कि हमें कोई छुए, मतलब इट्स नॉट अबाउट ओनली छूना, इट्स अबाउट कि वो फीलिंग ऐसी रहे कि हम आपके साथ बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें। तो ये वर्ड दलित जो है मराठी, हिंदी, गुजराती काफ़ी सारे लैंग्वेजेस में यूज़ होता है, जिसका मतलब है पुअर एंड ऑपरेस पर्सन। ज़्यादातर इसको कॉन्टेक्स्ट में मराठी नियो बुद्धिस्ट एक्टिविस्ट थे, उन्होंने शुरू किया था, जो कि फॉलोअर थे बाबा साहब अम्बेडकर के। इट रेफर्स टू दोज हु हैव बीन ब्रोकन ग्राउंड डाउन बाय दोज अबव देम इन अ डेलिब्रेट वे। वही जो ऑपरेसर है और जो ऑपरेस्ड है, ऑपरेस दलित था, ऑपरेसर अपर कास्ट कम्युनिटीज थी। And there is the word itself inherent denial of pollution, karma and justified caste hierarchy। ये सब हमने पढ़ा हुआ है, तो आपको याद ही होगा, 5th चैप्टर में हमने फर्स्ट बुक में पढ़ा ही था दलितों के बारे में। फिर उन्होंने बोला कि दलित को लेकर कोई भी सिंगल यूनिफाइड मूवमेंट नहीं रहा है, डिफरेंट मूवमेंट्स रहे हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स रहे हैं, अलग अलग आइडियोलॉजीज रही है, और हाउएवर ऑल ऑफ देम एसर्ट अ दलित आइडेंटिटी थ्रू द मीनिंग मे नॉट बी आइडेंटिकल और प्रिसाइज फॉर एवरीवन। Notwithstanding differences in the nature of Dalit movements and the meaning of identity, there has been common quest for equality। तो अब ये लाइन देखो, ये पढ़िए, मार्क कर लेना इसको। दलित मूवमेंट एंड द मीनिंग ऑफ आइडेंटिटी, ये भी ऑब्जेक्टिव और आइडियोलॉजीज और फीचर्स वही है। देयर हैज़ बीन ए कॉमन क्वेस्ट फॉर इक्वालिटी, इक्वालिटी के लिए लड़ रहे थे, सेल्फ डिग्निटी के लिए लड़ रहे थे, इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी के लिए लड़ रहे थे, ये भी स्ट्रगल एंड फीचर है। एंड ये हम लोग कहाँ देख सकते हैं, ये देखने को हमें मिला क्योंकि एग्जाम्पल पूछते हैं कि एग्जाम्पल्स ऑफ दलित मूवमेंट बताया जाए, 2 मार्कर का क्वेश्चन आता है। सतनामी मूवमेंट ऑफ चमार्स इन छत्तीसगढ़ प्लेन ईस्टर्न एमपी, आदि धर्मा मूवमेंट इन पंजाब, मेहर मूवमेंट इन महाराष्ट्र, सोशियो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन अमंग द जाटर्स ऑफ आगरा एंड एंटी ब्राह्मण मूवमेंट इन साउथ इंडिया। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल है दलित मूवमेंट्स के जो कि वहाँ पे छिड़े थे। ठीक है, 2 मार्कर का ये क्वेश्चन आता है और एग्जाम्पल, और 2 ही मार्कर या 4 मार्कर का आपके स्ट्रगल्स या फीचर पूछ लेते हैं, वो मैंने आपको मार्क करा दिया। तो ये बोर्ड का मेजर क्वेश्चन है, जो कि क्योंकि 2 को मैंने आपको बताया था 2 मार्कर में क्वेश्चन 14 पहले कवर होते थे, तो काफ़ी क्वेश्चन आ जाते थे। ठीक है जी, इसके बाद आपको इसमें से कुछ नहीं करना। आप देखोगे एक आपको बॉक्स 8.10 दिया हुआ है, जिसमें हमने अभी पीछे स्टार्टिंग में पढ़ा था कि सोशोलॉजी, ये बताया गया था कि एक भी जो कोई भी सोशल मूवमेंट होता है, बॉक्स 8.10, वो रिफॉर्मेटिव, रिडेम्पटिव और रेवोल्यूशनरी हो सकता है। तो इन्होंने दलित मूवमेंट को ये बोला है कि दलित मूवमेंट रिफॉर्मिस्ट भी था, रिडेम्पटिव भी था, रेवोल्यूशनरी भी था। ठीक है, तीनों सेंस में ये बताया हुआ है। ये एक बार क्वेश्चन आया है बोर्ड्स में कि क्लासीफाई एन एग्जाम्पल ऑफ कि कोई भी ऐसा मूवमेंट रहा हो विच इज़ रिफॉर्मेटिव, रिडेम्पटिव, रेवोल्यूशनरी। दलित मूवमेंट इसका एग्जाम्पल है और यही बस आंसर है, ये वाला इतना ही पैराग्राफ। ठीक है, इतना ही सही। तो ये क्या कहते हैं, दलित मूवमेंट को ऐसा क्लासीफाई किया गया कि रिफॉर्मेटिव, रिडेम्पटिव, रेवोल्यूशनरी है। एंटी कास्ट मूवमेंट जो कि 19th सेंचुरी में शुरू हुआ था अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ ज्योतिबा फूले, was carried out in 1920s by the non-Brahmin movements in Maharashtra and Tamil Nadu and then developed under the leadership of Dr. Ambedkar, which had characteristic of all types। तो 2 एंटी कास्ट मूवमेंट एंड नॉन ब्राह्मण मूवमेंट्स। As it went, it was at its best, it was revolutionary in terms of society and redemptive in terms of individual। In partial context, the post-Ambedkar Dalit movement has had revolutionary practice. It has provided alternative ways of living, at some points limited and some points radical and all-encompassing, ranging from changes in such behavior such as giving up eating beef to religious conversion। ठीक है, तो इन लोगों ने काफ़ी चीज़, क्योंकि दलित्स वगैरह बीफ खा लेते थे। ठीक है, आज भी देखा जाता है, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ तो अलाउड नहीं है, बट साउथ इंडिया जाओगे तो वहाँ पे काफ़ी जगह बीफ लोग खाते हैं।
and it is focused on changes in the entire society from radical revolutionary goal of abolishing caste oppression, economic exploitation to the limited goals of providing scope for the members of SC to achieve social mobility, कि हमारी पहचान हो, एक्सप्लॉयटेशन खत्म हो, ये सब चीज़ें, तो मतलब तीनों सेंस में इसको करा जा रहा था. बट ऑन द होल ये जो मूवमेंट है रिफॉर्मिस्ट भी रहा है, बिकॉज इट हैज़ मोबिलाइज अलॉन्ग कास्ट लाइन्स. The only made half-hearted efforts to destroy caste. It has attempted and achieved some real, though limited, societal changes, with gains especially for educated section among Dalits. But it has failed to transform society sufficiently to raise the general mass from what is still among the most excruciating poverty in the world. ठीक है, तो एक लेवल तक जो है ये चेंज लेकर आया. दूसरे लेवल तक इन्होंने बोला कि दलितों को जगाया जो पढ़े लिखे लोग हैं, बट इस बड़े लेवल तक जनरल मासेस तक ये लार्ज लेवल पे चेंजेस नहीं कर पाए, क्योंकि आज भी हम लोग जब देखते हैं कि बड़े लंबे चौड़े लेवल पे जो है इन लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और गरीबी इनके ऊपर जो है ज़्यादा देखी जा रही है. ठीक है, ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई. तो ये आपका एक मूवमेंट था दलित मूवमेंट, जिसका एग्जांपल इन्होंने दिया एंटी कास्ट और नॉन ब्राह्मण मूवमेंट, जो कि रिफॉर्मिस्ट, रिडेम्पटिव और रेवोल्यूशनरी तीनों थे. ठीक है, तो ये 4 मार्कर का क्वेश्चन है जो कि यहाँ से कवर होता है. नेक्स्ट पेज पे आप देखोगे बैकवर्ड क्लास कास्ट मूवमेंट है, इसमें से कुछ नहीं आता है. सेकंड पैराग्राफ में बस एक चीज़ आ जाती है यहाँ पे. ये इसमें आपको बता रखा है, लास्ट की 3-4 लाइन देखोगे तो लिखा हुआ है यूनाइटेड प्रोविंसेस हिंदू बैकवर्ड क्लासेस लीग, ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन, ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास लीग. ये एग्जांपल है बैकवर्ड क्लास कास्ट मूवमेंट के क्या चले थे. तो 2 मार्कर का ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, बस इसमें से और कुछ लिखने को नहीं आता. ठीक है, एग्जाम्पल है बस 2 मार्कर का. उसके बाद अपर कास्ट रिस्पॉन्स है, इसमें से भी कुछ नहीं आता, इसको आप छोड़ दीजिए. ठीक है, सीधा ट्राइबल मूवमेंट्स पे आ जाइए. हाँ जी, तो सेकेंड लास्ट टॉपिक है ट्राइबल मूवमेंट्स, और इसमें जो है आपको ट्राइबल 2 मूवमेंट्स यहाँ पे समझा रखे हैं, झारखंड एंड छत्तीसगढ़. झारखंड एंड नॉर्थ ईस्ट को तो एक्सप्लेन नहीं है, नॉर्थ ईस्ट आपको पॉल साइंस में पढ़ने को मिलेगा. झारखंड इन्होंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर रखा है. अभी पिछली क्लास में चैतन्या ने भी पूछा था ये, तो वही इन्होंने बताया कि कैसे झारखंड बना, कैसे इस्टेब्लिश हुआ एक्चुअली में झारखंड, उसके बारे में बताया हुआ है. तो कहते हैं पहले तो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ऑल्दो इसमें से कुछ आता नहीं है, आपको झारखंड वाला टॉपिक पूरा ही लिखना होता है, क्योंकि वहाँ से 4 and 2 मार्कर का क्वेश्चन आपको कवर होता है. पर ये बताया क्या हुआ है वो समझना है. कहते हैं डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स थे जो अक्रॉस द कंट्री थे और इनके कॉमन इश्यूज थे, बट डिस्टिंक्शन बिटवीन देम आर इक्वली सिग्निफिकेंट, क्योंकि अलग अलग मुद्दे इनके हो जाते थे. Many of the tribal movements have been largely located in so-called tribal belt in Middle India, such as Santal, Hos, Orans, Mundas in Chota Nagpur and Santal Parganas. तो आप ये देख सकते हैं गुजरात से बेल्ट होते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, ये सारी बेल्ट, और नॉर्थ ईस्ट, इस तरीके से जो है हमारे ट्राइबल्स स्कैटर्ड है. The region constitutes a main part of what has come to be Jharkhand. We will not able to go into detail account of different movements. We take Jharkhand as an example of tribal movement with a history that goes back 100 years. तो झारखंड मैंने आपको पहले भी बताया था, पॉल साइंस का जो सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि झारखंड जो है ट्राइबल आइडेंटिटी के बेसिस पे बना है, और एक नॉर्थ ईस्ट का भी एग्जाम्पल है, बट इनको प्रॉपरली जो है झारखंड समझा रखा है, तो हमें झारखंड ही पढ़ना है, नॉर्थ ईस्ट नहीं आता इसमें से. तो क्या कहते हैं, 4 and 2 मार्कर का क्वेश्चन है. झारखंड न्यूली फॉर्म स्टेट ऑफ इंडिया है, साउथ बिहार से कट के बना था ईयर 2000 में, एंड इसमें 100 साल से ज़्यादा स्ट्रगल इन लोगों का रहा है. सोशल मूवमेंट जो झारखंड का था, इसमें कैरिस्मेटिक लीडर थे बिरसा मुंडा, ये मार्क कर लीजिएगा, एक आदिवासी जिन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट जो है लड़ाई लड़ी थी. आफ्टर हिज डेथ बिरसा जो है एक इम्पॉर्टेंट आइकन मूवमेंट बन गया. उनके स्टोरीज, लिटरेचर, सॉन्ग्स वगैरह वहाँ पे गाने सुनाए जाने लगे. द मेमोरी ऑफ बिरसा स्ट्रगल वॉज ऑल्सो केप्ट अलाइव बाय राइटिंग. क्रिश्चियन मिशनरीज जो कि साउथ बिहार में काम कर रही थी, वो पढ़ाने लिखाने का काम कर रही थी लोगों को अवेयरनेस हो, क्लैरिटी रहे. एंड लिटरेट आदिवासी जो थे उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया, उन्होंने अपनी हिस्ट्री एंड मिथ्स के ऊपर पढ़ना शुरू किया, लिखना शुरू किया, और उन्होंने डॉक्यूमेंट किया ट्राइबल कस्टम्स एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या क्या थी. जब पढ़ लिख लिए तो उनको सारी चीज़ें पता चल गई, तो उन्होंने जाके सबको बताना शुरू किया, देखो हम ये है, हमारी पहचान ये है, हम ये कर सकते हैं, हम ये कर रहे हैं. दिस हेल्प क्रिएट यूनिफाइड एथनिक कॉन्शियसनेस एंड शेयर्ड आइडेंटिटी. सो उनकी एक आइडेंटिटी बनी जिसको नाम दिया गया झारखंडीज. ठीक है, झारखंडी. एंड लिटरेट आदिवासीज वर ऑल्सो इन पोजिशन टू गेट गवर्नमेंट जॉब्स,
and so that over time a middle class Adivasi intellectual leadership emerged that formulated demand for separate state, lobbied for India and abroad. तो एक टाइम ऐसा है जब पढ़े लिखे लोग सामने आ गए, उन्होंने जो है लॉबी करना शुरू किया, भाई झारखंड दो झारखंड दो झारखंड दो, मिल गया जी. एंड विद इन साउथ बिहार आदिवासी का कॉमन हेटरेट रहता था डीकूज को लेकर. डीकूज माइग्रेंट ट्रेडर्स होते थे या फिर मनी लेंडर्स होते थे जो कि इनके एरिया में आके सेटल हो जाते थे, इनके जगहों पे सेटल हो जाते थे और ज़बरदस्ती पैसा वैसा दे के लोगों की ज़मीनें हड़प ली जाती थी. Most of the benefit from the mining and industrial project in this mineral-rich region had gone to Dikus, even as Adivasi land had been alienated. Adivasis' experiences of marginalization and their sense of injustice were mobilized to create a shared Jharkhandi identity and inspire collective action that eventually led to the formation of separate state. तो मतलब हर जगह इनका स्ट्रगल था, इनको मोबिलाइज किया गया, इनको समझाया गया, पढ़ाया गया, बताया गया और फिर जाके उठ के खड़े हुए. जो पढ़े लिखे लोग आए उन्होंने बोला कि भाई झारखंड एज अ स्टेट हमें बना के दो. फाइनली जो है बना भी. एंड ये जो इश्यूज थे अगेंस्ट विच द लीडर्स ऑफ द मूवमेंट इन झारखंड एजिटेटेड वर कि इनके ज़मीनों को एक्वायर किया जा रहा था लार्ज स्केल इरीगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए और फायरिंग रेंजेस के लिए. सर्वे सेटलमेंट ऑपरेशन बनाए जा रहे थे विच वर हेल्ड अप, कैंप्स क्लोज डाउन एट्सेट्रा. कलेक्शन ऑफ लोन्स, रेंट एंड कोऑपरेटिव ड्यूज विच वर रेजिस्टेड. नेशनलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस विच दे बॉयकॉटेड कि हमारा जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको जो है नेशनलाइज नहीं किया जाएगा, जो हमारे स्टेट के लिए यूज़ होगा वही करेंगे, हम बाकी जगह नहीं भेजेंगे. ये एक इशू वहाँ पे देखने को मिला था. ठीक है जी. तो ये आपका झारखंड की आइडेंटिटी विच इज़ वेरी सिंपल. बिरसा मुंडा का स्ट्रगल रहा था और बाकी इन्होंने यहाँ पे डिटेल लिखी दी. स्ट्रगल वही रहा है. आप एक बार टॉपिक्स पढ़ोगे समझोगे तो वैसे भी आइडिया लग जाता है कि क्या इसमें हुआ है. ठीक है जी. तो ये आपका कंप्लीट जो है एक मूवमेंट किस किस तरीके के रहे हैं. ट्राइबल मूवमेंट हमने पढ़ लिया, बैकवर्ड क्लास कास्ट पढ़ लिया. ठीक है जी. ये सब था. ओके. इसमें से किसी को कुछ पूछना है? 4 and 2 मार्कर आता है. झारखंड के जो अभी हमने पीछे बुलेट्स पढ़े हैं ये 2 मार्कर का क्वेश्चन आ जाता है ये वाला. तो ये ऐसे भी आ सकता है या फिर ओवरऑल लिखने को भी आ जाता है. ये दिल्ली से क्लियर है? नो डाउट. चैतन्य, आराध्या, वान्या आपको क्लियर है ये? यस सर. ठीक है जी. सर. हाँ जी. सर इसके अंदर पेज नंबर 148 पे जो नक्सलाइट स्ट्रगल है इसका लाइक मेन पर्पस क्या है इसको यहाँ पे नक्सलाइट स्ट्रगल ना, हाँ क्योंकि लाइक एज पर माय नॉलेज इसका जो था मेन रीजन इट वाज रिलेटेड टू माओइस्ट एंड सीपीआईएम. बोथ ऑफ देम आर इन्फ्लिक्टिंग अब इनका जो आइडियोलॉजी है दैट्स बेस्ड ऑन माओ आइडियोलॉजी. तो इसका फिर इधर स्ट्रगल इसको मेंशन करने में लाइक इसका पॉइंट क्या बनता है? मेंशन यहाँ पे तो नहीं किया हुआ बट इसका पूरा टॉपिक चैतन्य पॉल साइंस में है. पूरा एक्सप्लेन कर रखा है. मूवमेंट्स के चैप्टर में है. चारू मजूमदार थे नक्सलाइट मूवमेंट उन लोगों ने उनके अंडर गाइडेंस के अंदर था. तो बेसिकली इनका वही ना शेयर क्रॉपिंग पैटर्न को लेकर था और लैंड रिफॉर्म सिस्टम को लेकर था और मनी लेंडर्स वगैरह जो ज़मींदार थे इनको लेकर था. इन लोगों के मतलब इन क्या था, ये पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग होते थे. सरकार इनकी बात सुनती नहीं थी, ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ करती रहती थी. ये लोग उठ के जो है बंदूक लेके खड़े हो गए कि हमारी बात को मानी जाए और आज तक ये बंदूक लेके ही खड़े हैं. ठीक है, क्योंकि इनकी बात को कोई सुनता नहीं है और अच्छे खासे पढ़े लिखे इंडिविजुअल हैं. ठीक है. तो नक्सलाइट मूवमेंट ये टोटली इस तरीके से जो है देखा गया था. ये आपको पॉल साइंस में पूरा डिस्क्रिप्टिव है, कहोगे तो मैं भेज दूंगा, वहाँ सारा लिखा हुआ है कहानी. ठीक है. तो नक्सलाइस्ट एंड माओइस्ट एक टाइम का स्ट्रगल था, एक ही नाम से इनको बुलाया जाता है. कभी कभी अलग भी हो जाते हैं अलग अलग रीजन में, तो इस तरीके से जानते हैं. ठीक है चैतन्य? यस सर. ओके. और लास्ट टॉपिक जो हमारा बचा है वो है औरतों का मूवमेंट. ठीक है. तो विमेंस मूवमेंट के बारे में इन्होंने बताया है. जस्ट टू सेक. तो ये विमेंस मूवमेंट इन्होंने थोड़ा सा ओल्ड और थोड़ा सा न्यू दोनों मिक्स करके बताया हुआ है कि विमेंस मूवमेंट क्या था. तो 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट एंड अर्ली विमेन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताया है. तो हमें तो पता था कि विमेन को लेकर बहुत सारे इश्यूज रहे हैं
और 20th सेंचुरी में विमेन ऑर्गेनाइजेशन नेशनल लोकल लेवल पे आ गई थी, तो इसको बोल सकते हैं ये कंटेम्प्रेरी मूवमेंट से आगे पढ़ने को मिलेगा। तो इसमें पहले तो ये आप मार्क कर लीजिए, 3 नाम दिए हुए हैं, विमेन इंडिया एसोसिएशन 1970, ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस 1926, नेशनल काउंसिल फॉर विमेन इन इंडिया 1925। ये नेम्स हमें पता रहने चाहिए। 2 मार्कर का क्वेश्चन ये आता है कि विमेन ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी थी या एसोसिएशंस कौन कौन सी थी, ये 2 मार्कर है। ठीक है, इनका लिमिटेड फोकस था, स्कोप थोड़ा थोड़ा बड़ा। AIWC जो है, इन्होंने विमेन वेलफेयर एंड पॉलिटिक्स को बोला कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। फ्यू लेटर्स प्रेसिडेंशियल एड्रेस हुआ, कहते हैं कैन द इंडियन मैन ऑफ विमेन बी फ्री इफ इंडिया बी अ स्लेव, हाउ कैन वी रिमेन डम अबाउट नेशनल फ्रीडम, द वेरी बेसिस ऑफ ऑल ग्रेट रिफॉर्म्स। तो कहने का पर्पस यही था कि विमेन का एक्सक्लूजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। And it can be argued that this period of activity did not constitute a social movement. It can be argued otherwise too. इसके फीचर्स थे, तो कहते हैं इसमें, अब देखो इसमें क्या था, जो सोशल मूवमेंट तो कनेक्टिंग टू द, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, इस ये ऑर्गेनाइज था, अंडरलाइन कर लेना। आइडियोलॉजी इसमें थी, लीडरशिप इसमें था, शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग थी, और एक पब्लिक इशू था जिसके लिए लोग लड़ रहे थे। ठीक है जी, ये इन्होंने यहाँ पे बताया। तो मैं लास्ट पैराग्राफ पे ही था, तो मैंने आपको बताया था कि अंडरलाइन कर लेना। ऑर्गेनाइज था, आइडियोलॉजी थी, लीडरशिप था, शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग थी, पब्लिक इशू के लिए लड़ रहे थे ये लोग। तो विमेन ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट इस तरीके से चला था। एग्रेरियन स्ट्रगल्स एंड रिवोल्ट्स के बारे में भी बताया हुआ, इसमें से कुछ नहीं आता है। तो इसने बोला कि विमेन जो है, एजुकेटेड विमेन जो थी, सोशल मूवमेंट्स में इन्वॉल्व थी, और ये हम लोग कह सकते हैं कि विमेन स्ट्रगल को हम भुला नहीं सकते हैं हिस्ट्री के पार्ट में से। इन्होंने बोला ट्राइबल एरिया और रूरल एरियाज हो, मेंस के साथ साथ विमेन्स भी खड़ी रही हैं। अब जैसे चिपको मूवमेंट में हम लोगों ने पढ़ा, बड़ा लेटेस्ट का मूवमेंट था, तो विमेन का भी एक्टिव पार्टिसिपेशन था। कहते हैं तेभागा मूवमेंट बंगाल का, तेलंगाना आर्म स्ट्रगल, निज़ाम रूल एंड द वारली ट्राइबल रिवोल्ट अगेंस्ट बॉन्डेज इन महाराष्ट्र सम एग्जाम्पल। ये मार्क कर लीजिएगा, याद रहेगा कि यहाँ पे विमेन का एक्टिव पार्टिसिपेशन था, ऑल्दो इसमें से कुछ आया नहीं है कभी भी। अब आप देखोगे पोस्ट 1947 लिखा हुआ है, तो ये न्यू विमेंस मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। आप इसके आगे लिख लो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपको डायरेक्टली ऐसे लिखा हुआ नहीं आता। पोस्ट 1947 आपको ऐसे लिखा हुआ था कि न्यू विमेन मूवमेंट कौन कौन से थे, ठीक है, उसमें क्या क्या हुआ। तो कहते हैं एक इशू यहाँ पे ऑफन बार बार रेस किया जाता था कि देयर वाज एन एक्टिव मूवमेंट बिफोर 1947, व्हाटएवर हैपेंड ऑफ्टन आफ्टरवर्ड्स। One explanation has been that many of the women activists who were also involved in nationalist movement got involved in the nation building task. तो लोग पूछते थे कि इंडिपेंडेंस के बाद जो है, या इंडिपेंडेंस से पहले जो है, जो एक्चुअली में बात बोलेंगे कि लोग मेजरली इंडिपेंडेंस के बाद कि विमेन का एक्टिव पार्टिसिपेशन या मूवमेंट था या नहीं था। लोगों ने बोला हो तो नहीं पाया, क्योंकि नेशन बिल्डिंग के टास्क में सारी विमेन इन्वॉल्व हो गई थी। अदर साइड है कि पार्टीशन की वजह से भी प्रॉब्लम हो गया था, तो विमेन का एक्टिव पार्टिसिपेशन इतना ज़्यादा नहीं रहा। 1970s में तो ये न्यू मूवमेंट की शुरुआत हो रही है, रिवाइवल हो रहा है, लिख लीजिएगा यहाँ पे रिवाइवल। 1970s में रिन्यूअल हुआ विमेन मूवमेंट का इंडिया में। कई लोग इसको सेकेंड फेज ऑफ इंडियन वुमेन मूवमेंट बोलते हैं। कई लोग जो है, कई लोगों का कंसर्न यही है दैट देयर वर चेंजेस बोथ इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी एज वेल एज आइडियोलॉजीज। देयर वाज द ग्रोथ ऑफ व्हाट इज टर्म्ड एज ऑटोनॉमस वुमेन मूवमेंट। तो जहाँ पे ऐसे लगा कि हाँ भाई कुछ गड़बड़ है, विमेंस मूवमेंट शुरू हो गया वहाँ पे अच्छा अपने आप। एंड ये भी बोला गया एक तरीके से ऑटोनॉमी का मतलब द फैक्ट ऑटोनॉमस और इंडिपेंडेंट, जो यहाँ पे मेजरली बोला गया कि फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज। और तो कोई रियलाइज हुआ विमेंस मूवमेंट जो लीडर्स है कि पॉलिटिकल जो लोग होते हैं या पार्टीज होती है इनके मुद्दों को दबा देती है, इसलिए जो है हम इनके साथ नहीं चलेंगे, हम जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को खुद आगे लेकर जाएंगे या अपने स्ट्रगल के लिए खुद लड़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस देयर वर न्यू इश्यूज दैट वर फोकस्ड अपॉन। अब इसके साथ साथ और भी इश्यूज थे। फॉर एग्जांपल वायलेंस अगेंस्ट विमेन बहुत कॉमन है ओवर द ईयर्स, ये न्यूमरस कैंपेन्स रहे हैं। एंड यू मे हैव नोटिस दैट एप्लीकेशन फॉर स्कूल फॉर्म्स हैव बोथ फादर्स एंड मदर्स नेम। ठीक है, नाउ जो अभी लगे, जैसे मेरे टाइम पे ये बदलाव आया था जब मैं कॉलेज में एडमिशन ले रहा था, तो उसमें फादर और मदर नेम कंपल्सरी हो गया था अब लिखना है, तो इट फेल्ट वेरी गुड। अब भी चेंजेस है, तो अगर आप ट्रांसजेंडर हो तो भी आप लिख सकते हो, सिंगल मदर हो तो भी लिख सकते हो, सिंगल पेरेंट हो। तो दिस वॉज नॉट ऑलवेज ट्रू। Likewise, important legal changes have taken place thanks to the campaign by the women's movement. Issues of land rights, employment have been fought alongside rights against sexual harassment and dowry. तो ना यहाँ पे ये कॉमन सा क्वेश्चन है जिसका आंसर यहाँ पे नहीं है। तो ये पूछते हैं गिव एग्जांपल्स ऑफ न्यू इश्यूज
अगेंस्ट न्यू इश्यूज ऑफ वुमेन कि क्या क्या नए इश्यूज हैं जिसके लिए वुमेन आजकल लड़ रही हैं। कुछ दिया हुआ है, लैंड राइट्स, एम्प्लॉयमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट, डाउरी, और भी जो आपको एग्जाम्पल लगता है वो आप लिख सकते हो। कोई मार्क्स नहीं कटता है, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आया हुआ था बोर्ड्स में तो एनी अदर पॉइंट लिखा हुआ था वहाँ पे कि कोई भी जैसे उन्होंने पॉइंट्स कवर किए होते कि वुमेन इश्यूज़ कौन कौन से आप लिख सकते हो यहाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और कहते हैं देयर इज एन रिकॉग्निशन टू दैट व्हाइल ऑल वुमेन आर इन सम वे डिसएडवांटेज विज़ मैन, ऑल वुमेन डू नॉट सफर द सेम लेवल और काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। द कंसर्न्स ऑफ द एजुकेटेड मिडिल क्लास वुमेन इज डिफरेंट फ्रॉम द पेसेंट वुमेन। तो हर औरत की अलग कहानी है ना। और कई मूवमेंट होता है जो डिफरेंट था, औरतों वाला मूवमेंट डिफरेंट था। एजुकेटेड मिडिल क्लास अपर क्लास वुमेन की कहानी अलग है, पेजेंट वुमेन की कहानी अलग है। जस्ट एज द कंसर्न ऑफ दलित वुमेन इज डिफरेंट फ्रॉम अपर कास्ट वुमेन। तो एक कंपैरिजन दिया हुआ है। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ वायलेंस, इन्होंने बताया, ठीक है। तो वायलेंस में अलग अलग लेवल पे ही करा जाता है, अलग अलग तरीके से भी करा जाता है इनका, बट वायलेंस तो कॉमन इशू है। तो देयर हैज़ ऑल्सो बीन ग्रेटर रिकॉग्निशन दैट बोथ मेन एंड वुमेन आर कॉन्स्टेंट बाय द डोमिनेंट जेंडर आइडेंटिटीज। फॉर एग्जाम्पल मैन इन पेट्रियार्कल सोसाइटीज, जहाँ पे मेन्स डोमिनेट करते हैं पेट्रियार्कल में, दे फील दे मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड सक्सेसफुल। इट इज़ नॉट मैनली टू एक्सप्रेस वन सेल्फ इमोशनली, कि आप अपने आप को इमोशनली रो नहीं सकते, धो नहीं सकते, है ना, अपने आप को इमोशनली नहीं दिखा सकते। दिस ऑफ कोर्स रेस्ट ऑन द आइडिया दैट फॉर ट्रू फ्रीडम टू ग्रो एंड डेवलप इनजस्टिसेस ऑफ ऑल काइंड हैव टू एंड। तो कहते हैं अगर आपको ग्रो करना है कम्युनिटी को, सोसाइटी को, हर तरीके का इनजस्टिस आपका ख़त्म होना चाहिए। आइडिया ऑफ gender just or equal society is based upon two important factors: educated women with multiple roles and improved sex ratio। ये नई बुक में लिखा है कि इम्प्रूव सेक्स रेशियो होना चाहिए, मल्टीपल रोल्स होना चाहिए। इस टाइम पे औरतें कर भी नहीं है, बर्डन भी बहुत रहते ही हैं। एंड द प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना इज एन इंपॉर्टेंट एफर्ट इन द एक्चुअलाइजेशन ऑफ जेंडर जस्ट सोसाइटी। इसको मार्क कर लेना, वन मार्कर है कि बेटी बचाओ बेटी योजना जो है सरकार ने शुरू करी थी, एक मुहिम, एक कैंपेन कि जेंडर जस्ट इक्वालिटी के बेसिस पे सोसाइटी होनी चाहिए। एक कोशिश ज़रूर करी गई है, बट अभी उस लेवल तक हम लोग नहीं पहुँचे। इट विल टेक सम टाइम, सम और मोर एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि चलिए 2 मार्क्स आता है। और जो पोस्ट 1947 जो अभी हमने जस्ट पढ़ा है, ये 4 मार्कर का क्वेश्चन आ जाता है। तो पैराग्राफ्स तो बहुत सारे हैं, बट आपको बीच बीच में से उठा के लिखना होता है। तो ये आपका पूरा चैप्टर था। इसमें से किसी को कुछ पूछना है? जल्दी से क्लियर है ये क्लियर? हाँ, देख लीजिए, ठीक है। आराध्या भान्या चैतन्य, आपको ये क्लियर है विमेंस मूवमेंट? इसमें कोई डाउट किसी भी तरीके का? नो सर। ठीक है, नो सर। ओके आराध्या, ओके। भान्या तुम्हें क्लियर है? यस सर। ओके भान्या, ठीक है जी। तो भगवान का नाम लेते हुए हमारी ये बुक भी ख़त्म हो गई और फर्स्ट बुक भी ख़त्म हो गई। तो अब हम दोबारा रिवीजन ऑब्वियसली करेंगे, बट अब थोड़ा थोड़ा हम सुनने में आया सब लोगों के एग्ज़ाम शुरू हैं। तो पहले आप मुझे, अगर आपको लगता है तो आप मुझे एक बार अपने चैप्टर ज़रूर भेज दीजिएगा जिसके जो एग्ज़ाम है। चैप्टर नहीं सर, पूरा गूगल फॉर्म ही भेज देंगे आप। हाँ, अरे गूगल फॉर्म तो बाद में भेज देना, स्टिल चैप्टर्स भेज देना, वो रिवीजन हो जाएगी। और बाकी मैं बातें आपसे नेक्स्ट क्लास में करता हूँ। अभी मेरी क्लास है तो मैं आराम से आपसे नेक्स्ट क्लास में फिर बात करता हूँ, ठीक है? ओके सर। ओके, सिलेबस ज़रूर भेज देना जिसका जो है। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ यू।